पत्नी को मेरे अमर होने का रहस्य पता चल गया था। अगर मैं एक बार मर जाऊं तो कुछ ही समय में किसी और रूप में फिर से जिंदा हो जाता था। इसलिए उसने सबको मिलाकर मुझे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। जैसे ही मैं अपना दिल अपने बीमार भाई को दान कर दूंगा, हम दोनों को नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जब उसने अपने हाथों से मेरा दिल निकाला तो उसने देखा कि मैं पहले की 2 बार की तरह फिर नहीं लौटा। फिर भी वो हर रात इंतजार करती रही। उसने सब कुछ सोच लिया था। अब आगे से वो मेरे साथ अच्छे से जिंदगी बिताएगी, मगर उसे ये नहीं पता था कि मैं अब कभी नहीं लौटूंगा। मैं हमेशा से जानता था कि लियू रुयान के दिल में कोई ऐसा है जिसे वो भुला नहीं पाती। उसका पहला प्यार, जी बौदा। 10 साल पहले जब मुझे सिस्टम से पहला टास्क मिला था और मैंने लियू रुयान के करीब जाकर उसका फेवरेबिलिटी स्कोर बढ़ाने की कोशिश की थी, तभी मुझे पता चल गया था कि लियू रुयान को किसी भी अच्छे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से काम किया। हर बार टास्क फेल हो गया। तीसरी बार सिस्टम ने मेरी पहचान बदलकर जी बोदा का जुड़वां बड़ा भाई बना दिया। जी बोदा से मिलते जुलते चेहरे की वजह से ही मैं लियू रुयान से शादी कर पाया और पूरे 8 साल उसके साथ रहा। इन 8 सालों में चाहे लियू रुयान की याददाश्त गई हो या वो सफलता के शिखर पर रही हो, मैं हमेशा उसके साथ रहा। जब वो टूटी हुई थी तब मैंने उसे हौसला दिया। जब वो खुश थी तब मैंने उसके साथ जश्न मनाया। आखिरकार उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 99% तक पहुंच गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं सफल हो गया, कि लियू रुयान अब मुझसे सच में प्यार करने लगी है। लेकिन तभी जी बोदा विदेश से लौट आया और उसे हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई। और उसी वक्त लियू रुयान ने कहा, उसे मेरा दिल चाहिए। जितनी बार मैंने मना किया उतनी ही बार उसका फेवरेबिलिटी स्कोर गिरता गया। आखिर में उसने साफ कह दिया, क्यों जिद कर रहे हो? मना करने से भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर सिस्टम का टास्क है। टास्क पूरा होने से पहले तुम सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम चुपचाप मान जाओगे तो मुझे तुम पर दया भी आएगी और फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। समझदार बनना क्यों नहीं सीखते? यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, आंसुओं के साथ कड़वी हंसी। लियू रुयान वाकई बहुत होशियार थी। 153 के आईक्यू की वजह से वो बहुत कम उम्र में ही कार्डियक सर्जरी की टॉप एक्सपर्ट बन गई थी और भावनाओं के मामले में भी वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने भावनाओं को पूरी तरह नंबरों और आंकड़ों में बांध रखा था। थोड़ी थोड़ी उम्मीदें देकर प्रयोग की तरह मुझे बार बार समझौते करने पर मजबूर करती थी। उस पल मैं समझ गया कि लियू रुयान मुझसे प्यार नहीं करती। वो बस बहुत ठंडी, बहुत बेरहम है। वो लोहे का वो टुकड़ा है जिसे कितना भी गर्म करो पिघलता नहीं। अब मैं एक और 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं मानता हूं, और साथ ही मन में सिस्टम से कहा, इस बार जब मैं मरूं तो प्लीज टारगेट बदल देना। जब मैं अपना दिल जी बोदा को दे दूंगा, ये शरीर पूरी तरह मर जाएगा। उसके बाद मैं लियू रुयान को टारगेट नहीं करूंगा। लियू रुयान और शियाओवान, माँ बेटी दोनों को ही मैं अब नहीं चाहता। लियू रुयान के चेहरे पर जो हमेशा भावशून्य रहता था, हैरानी के भाव आए। मैं हमेशा जिद्दी था, आसानी से झुकता नहीं था। इसलिए उसने तो तैयारी कर रखी थी कि लंबी खींचतान होगी, लेकिन मैंने तो इतनी जल्दी और इतनी साफ साफ हाँ कर दी। क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैंने सिर हिलाया और तकलीफ भरी मुस्कान दबाते हुए कहा, जब तुम सब चाहते हो कि मैं उसे अपना दिल दे दूं तो मैं दे दूंगा। लियू रुयान एक पल को चौंकी, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने गहराई में नहीं जाकर सिर्फ इतना कहा, पहले अंदर आकर आराम करो। मैं अंदर गया तो शियाओवान ने एक चीज मेरे सामने फेंक दी और हुक्म की तरह बोली, अच्छे पापा, इसे ठीक करो। वो एक कार का मॉडल था, जी बोदा के बेटे का। मैं रह न सका और ताने के लहजे में हंस पड़ा, ये माँ बेटी भी कितनी वफादार हैं, मेरे बेटे की चीजों तक से भी प्यार करती हैं। शियाओवान ने मेरी हंसी देखी और नाराज होकर भौहें चढ़ाते हुए बोली, कल से पहले मुझे ये ठीक हुआ चाहिए, तुरंत इसे ठीक करो। मैंने रुखाई से नजर हटा ली। मैं नहीं कर सकता, ये मॉडल बहुत जटिल है, इसे ठीक करने में काफी समय लगेगा। ऊपर से मैं 3 घंटे बाहर ठंड में खड़ा रहा हूँ, हाथ पैर अकड़ गए हैं, कुछ हो नहीं सकता। शियाओवान गुस्से में चिल्लाई, तुम कितने निकम्मे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें? मैंने शियाओबाई भैया से वादा किया है कि कल उसे ठीक किया हुआ मॉडल दूंगी, तुम्हें आज ही करना होगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, शियाओवान, मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई नौकर नहीं। मैं उस पर कम ही गुस्सा करता था। शियाओवान को अपनी माँ जैसा तेज दिमाग मिला था। पढ़ाई में मुझे शायद ही कुछ करना पड़ता था। मैं तो बस उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने, सेहत, सबका ख्याल रखता था। लेकिन फिर भी शियाओवान मुझसे हमेशा नाखुश रहती थी। उसे मेरी बिना शर्त देखभाल की आदत पड़ चुकी थी। वो अब हर चीज को अपना हक समझने लगी थी। पहले मैं सब सह लेता था, लेकिन अब नहीं। लियू रुयान रसोई से बाहर आई और शियाओवान से बोली, आज रात पापा को आराम करने दो, कल कर देंगे। उस पल वो फिर से एक अच्छी पत्नी की तरह लग रही थी। उसने गर्म पानी की बोतल मेरी गोद में रखी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। बच्चे से क्या नाराज होना? मैंने हल्का सा पीछे हटकर उसकी कोशिश को टाल दिया। मैं उससे नाराज नहीं हूं,
मैं बस शियाओवान को बता रहा हूँ कि अब मैं उसकी नौकरी नहीं करूँगा। लियू रुयान का हाथ हवा में रुक गया, फिर सिमट गया। खामोशी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, एक अनकही सी कमी। उसने भौहें चढ़ाईं। उसने मुझे ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सोच के मुताबिक मुझे चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, उसे दोष देना चाहिए था और आखिर में झुक जाना चाहिए था। लेकिन मैंने सारे स्टेप छोड़कर शांति से सब कुछ स्वीकार कर लिया, जैसे मुझे कोई फर्क ही न पड़ता हो। पहले खाना खा लो। लियो रुयान ने बात बदली और रसोई से मछली का सूप निकाल लाई। पहली कटोरी मुझे देते हुए बोली, थोड़ा गर्म सूप पी लो, तुम्हें मछली का सूप तो बहुत पसंद है ना। मैंने कटोरी में दूधिया रंग के सूप को देखा। मछली नरम थी, सूप का स्वाद गहरा था। ये लियो रुयान की सबसे अच्छी डिश थी। बस मेरे दिल में कड़वाहट उभर आई। मछली का सूप तो जी बोदा को पसंद है। लियो रुयान का हाथ हल्का रुका, फिर सहजता से बोली, तुम दोनों भाई हो, पसंद नापसंद एक जैसी ही होगी। मैंने तल्खी से मुस्कुराया। मेरी और जी बोदा की पसंद बिल्कुल अलग है। लेकिन लियो रुयान को सिर्फ जी बोदा की पसंद याद है। उसका दिमाग जो सिर्फ प्रयोगों के आंकड़े याद रखता है, उसमें उसने जी बोदा से जुड़ी हर चीज के लिए खास जगह बना रखी है। इस बार मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे मछली के सूप से नफरत है। उसकी गंध, वो चिपचिपापन, एक घूंट ऐसा लगता है जैसे गंदा पानी पी रहा हूं। लियो रुयान का हाथ नहीं रुका, बस शांति से बोली, मछली दिल के लिए अच्छी होती है। मेरी चम्मच पकड़ने वाली उंगलियां कस गईं, तो उसे बस इसी बात की फिक्र थी। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे सूप पिया और कमरे में चला गया। शादी के 8 साल हो गए थे और हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। लियो रुयान कहती थी कि उसकी नींद हल्की है, इसलिए मैं खुद ही अतिथि कमरे में चला गया था। 8 साल से वहीं सो रहा था। सच तो यह था कि वो मेरे साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह मैं बुखार और सिरदर्द से बेहाल था। तभी दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक हुई। पापा, अच्छे पापा, तुम अभी तक उठे नहीं? मेरा नाश्ता किसने बनाना है? मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था। किसी तरह उठा तो देखा कि 8 बज चुके हैं। शियाओवान की स्कूल बस 7:30 बजे जाती थी। पहले मैं हमेशा 6 बजे से पहले उठकर नाश्ता और उसके स्कूल का सामान तैयार करता था। दरवाजा खोला तो शियाओवान ने मेरी पिंडली पर जोर से लात मारी। 7 साल की बच्ची में अब काफी ताकत आ गई थी। मैं दर्द से पीछे हटा, दरवाजे का सहारा लेकर किसी तरह गिरने से बचा। तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर का कमरा खाली था, बेडरूम में भी कोई नहीं था। शियाओवान ने जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो कहा, माँ को काम पर जाना होता है, वो बहुत व्यस्त रहती हैं। तुम्हारी तरह पूरे दिन घर में बैठकर कुछ नहीं करती, सिर्फ नाश्ता बनाने में भी आलस करते हो। लियो रुयान सच में बहुत व्यस्त रहती थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की टॉप कार्डियक सर्जन होने की वजह से वो काम में ऐसी डूबती कि बच्चे और घर का ध्यान ही नहीं रहता। जब शियाओवान बीमार पड़ती, मैं अकेले उसे अस्पताल ले जाता, इधर उधर भागता, पसीने से तर हो जाता। आखिर में शियाओवान ठीक हो जाती और मैं खुद बीमार पड़ जाता। लियो रुयान को पता चलता तो बस रुखाई से कहती, अगली बार ऐसा हो तो आया को बुला लेना। बस एक वाक्य, कितना हल्का सा। उसने कभी बच्चा नहीं संभाला था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि बच्चे के बीमार होने पर माता पिता को कितनी चिंता होती है। आया सिर्फ काम कर सकती है, लेकिन बच्चे के साथ रहना, उसकी देखभाल, ये मैं किसी आया पर कैसे छोड़ सकता था? लियो रुयान ये सब नहीं समझती थी, उल्टा मुझे ही बेवजह तकलीफें उठाने वाला कहती थी। और अब शियाओवान भी यही सोचती थी, बोदा अंकल ठीक कहते हैं, तुम आलसी हो, निकम्मे हो, एक अच्छे पिता बिल्कुल नहीं हो। बच्चों की बेलाग बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं। मैंने उसे देखा, ये वही बच्ची है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है। कभी ये मेरे गले लगकर प्यार से पापा कहती थी कि वो पापा की सबसे प्यारी बेटी बनेगी। अब ये क्या हो गई? मैंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, शियाओवान, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं बीमार हूं? तब उसने मेरे चेहरे को देखा। मेरा रंग खराब था। उसने भौहें चढ़ाई, बिल्कुल अपनी माँ जैसी ठंडी नजरों से। न कोई चिंता, सिर्फ नाराजगी। कितने बेवकूफ हों, ठीक उसी वक्त बीमार पड़ गए। जो अपनी सेहत तक नहीं संभाल सकता, वो मेरा पिता बनने लायक नहीं। इतना कहकर शियाओवान बस्ता लेकर चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, सिर घूम रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठ गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। मैं वहीं बैठा बैठा सोचता रहा, जल्द ही मैं तुम्हारा पिता नहीं रहूंगा। 2 गोलियां सर्दी जुकाम की निगल कर मास्क पहनकर मैं बाहर निकला। दिसंबर की सर्दी वाकई बहुत कड़ी थी। टैक्सी से कंपनी पहुंचा तो टीम के लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जी सर, आप आ गए। इस तिमाही का मुख्य डिजाइन अभी तय नहीं हुआ है, आपके फैसले का इंतजार है। मैंने असिस्टेंट से डिजाइन के कागज लिए। मैं आर्ट का छात्र था। ग्रेजुएशन के बाद एक कपड़ों की कंपनी में डिजाइनर बना, फिर कुछ सालों बाद अपना ब्रांड शुरू किया। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन वो मेरी पूरी मेहनत का फल थी, इसलिए मैं डिजाइन की गुणवत्ता को लेकर बहुत सख्त था। लेकिन इस बार जो कागज मिले थे, उनमें कुछ बेहद घटिया स्तर के थे। मैंने भौहें चढ़ाई, कंपनी इस स्तर के इंटर्न कैसे भर्ती कर लेती है? असिस्टेंट का चेहरा उतर गया, हकलाते हुए बोला, ये
ये आपके छोटे भाई जी बोदा का काम है? हाँ, 3 महीने पहले जी बोदा तलाक लेकर बेटे के साथ विदेश से लौटा था। कोई अच्छी नौकरी न मिलने पर माता पिता ने मुझसे कहा कि कंपनी में उसे डायरेक्टर का पद दूं। जी, बोदा का स्तर तो इंटर्न का भी नहीं था, डायरेक्टर तो दूर की बात थी। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन पूरे परिवार ने मिलकर मुझ पर दबाव बनाया, यहाँ तक कि कंपनी में आकर हंगामा भी किया। आखिर में मजबूर होकर मैंने उसे डिजाइनर की पोस्ट दे दी और अब उसने ये कचरा पेश किया था। मैंने वे कागज अलग कर दिए और असिस्टेंट से कहा, आगे से उसका काम सिर्फ औपचारिकता के तौर पर देख लेना, मेरे सामने मत लाना, मेरी आंखें जल जाती हैं। फिर मैंने अपने बैग से कुछ डिजाइन निकाले जिन्हें मैंने हाल ही में सुधारा था और टीम से चर्चा की कि क्या ये मुख्य डिजाइन बन सकते हैं। असिस्टेंट की आंखें चमक उठीं। जी सर, आप बहुत विनम्र हैं, ये तो निश्चित रूप से चलेंगे, आपका स्तर सबके सामने है। मैंने इसे सिर्फ चापलूसी समझा और बाकी काम में लग गया। सर्जरी के बाद यह शरीर जरूर मरेगा और मरने के बाद सिस्टम मुझे नया शरीर देगा। इस कंपनी को भी मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ये मेरी सालों की मेहनत थी, इसलिए मैंने तय किया कि इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को सौंप दूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बाकी काम अच्छे से पूरे कर लेना चाहता था, आखिरी वक्त तक अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था। दोपहर के 2 बजे तक काम करने के बाद पेट जोर जोर से बोलने लगा। तब याद आया कि सुबह से कुछ खाया नहीं। खाने जाने की तैयारी कर ही रहा था कि ऑफिस का दरवाजा धड़ाक से खुला। सामने हाँफता हुआ जी पिता खड़ा था। मुझे देखते ही उसकी नजरें तीखी हो गईं। तुम यहीं हो। फिर 2-3 कदम बढ़ाकर उसने हुक्म दिया, मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं हिला नहीं। सामने खड़ा ये आदमी मेरा सगा पिता था, वही आदमी जिसने मुझे अपने हाथों से घर से निकाल दिया था। मैं और जी बोदा दोनों जी परिवार के बेटे थे, लेकिन माता पिता के दिल में सिर्फ जी बोदा था। उनकी नज़रों में जी बोदा समझदार, आज्ञाकारी बेटा था और मैं जी शिंगचेन, एक चालाक, बुरा इंसान। इसलिए जब जी बोदा ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया तो मेरी कोई सफाई काम नहीं आई। जब जी बोदा ने मुझे बदनाम करने के लिए साजिश रची और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ा, तब भी किसी ने जी बोदा पर शक नहीं किया। सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया गया। उसी वक्त मैंने मीडिया के सामने घोषणा की थी, जी परिवार का सिर्फ एक ही बेटा है, जी बोदा। जी शिंगचेन को परिवार से निकाल दिया गया है, उसका परिवार से कोई संबंध नहीं। सब मुझ पर हंसे थे कि देखो, परिवार ने ही त्याग दिया। और अब वही आदमी मेरे सामने खड़ा था। बोदा की हालत खराब हो गई है, तुम्हें उसके लिए खून देना होगा। ऑफिस में मौत जैसी खामोशी छा गई। मैं पूछना चाहता था कि 7 साल बाद वो यहाँ आकर ये बात कहने की हिम्मत कैसे जुटा पाया। उसकी जिंदगी मौत से मेरा क्या लेना देना। जी, पिता का चेहरा तमतमा गया। वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है। मैंने कड़वी हंसी हंसी, क्या तुम भूल गए कि 7 साल पहले तुमने मुझे परिवार से निकाल दिया था? अब मेरा कोई परिवार नहीं, कोई भाई नहीं। जी पिता का चेहरा सख्त हो गया। सालों पहले अपने ही कहे शब्द अब बूमरैंग की तरह उसी पर लौटे थे। हमेशा घमंड से भरा वो आदमी अब गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि बोदा का दिल बहुत कमजोर है, खून की भी कमी है। सिर्फ खून चढ़ाने से उसकी हालत स्थिर रह सकती है। दिल का डोनर अभी नहीं मिला, तुम्हें चलकर खून देना होगा। उसे ऐसे गिड़गिड़ाते देख मेरा दिल और कड़वाहट से भर गया। मैंने कभी नहीं देखा था कि जी पिता किसी के लिए ऐसे झुके हों। जी बोदा सच में उनकी आंखों का तारा था, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, लियू रुयान और शियावान भी तो जी बोदा को ही अपना भगवान मानती थीं। ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गईं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जी बोदा की जी कंपनी की सारी हिस्सेदारी मुझे चाहिए। जी पिता की नज़रें ठंडी हो गईं। जी शिंगचेन, ज्यादा मत बढ़ो, यही शर्त है, नहीं माननी तो चाहिए। काफी देर बाद जी पिता मान गया। मुझे घसीटते हुए अस्पताल ले जाया गया। मुझे लग रहा था कि भूख से मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, सिर घूम रहा है, लेकिन आराम का एक पल भी नहीं दिया गया। जी पिता मुझे सीधे ब्लड कलेक्शन रूम के सामने ले गया। नर्स ने मेरा पीला चेहरा देखा और प्यार से पूछा, क्या शुगर लो है? थोड़ा आराम कर लें, कुछ खा लें। लेकिन जी पिता ने झल्ला कर कहा, जल्दी करो। यह प्राइवेट अस्पताल जी पिता के निवेश से चलता था, उसकी बात ही वहां कानून थी। नर्स डर गई और जल्दी से सुई लगाने की तैयारी करने लगी। आधा खून ही निकला था कि मेरी सांस उखड़ने लगी, सिर लटक गया। नर्स रोने लगी, और नहीं निकाल सकते, कुछ हो जाएगा। जी पिता का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे भी डर लग रहा था कि कुछ हो न जाए, लेकिन मेरे मरने का डर नहीं था। बस ये डर था कि अगर मैं मर गया तो जी बोदा के लिए खून कहाँ से आएगा। ठीक है, इतना ही काफी है। मुझे रेस्ट रूम में ले जाया गया। मैं पूरी तरह बेहोश हो चुका था। न जाने कितनी देर बाद एक औरत चीखती हुई आई और मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, तेरी वजह से। नाटक कर रहा है, इतने से खून से क्या होगा? दर्द से मेरी आंख खुली। सामने मेरी माँ थी, सूजी हुई आंखों से रोती हुई। उसने मुझे पकड़कर घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। मैंने तुम दोनों को पैदा ही क्यों किया? काश सिर्फ बोदा होता। तू तो पैदाइशी मुसीबत है। पेट में ही बोदा का खाना छीन लिया था, जिससे वो दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ। अब जब थोड़ा खून चाहिए तो नाटक कर रहा है। क्या तू सच में अपने भाई को मारना चाहता है? उसकी हर बात चाकू की तरह मेरे दिल में उतर रही थी। मैं, जो आमतौर पर रोता नहीं था,
आज आंखों से ठंडे आंसू बह निकले। ऐसी बातें मैंने बचपन से अनगिनत बार सुनी थीं, क्योंकि मैं और जी बोदा जुड़वां थे और जी बोदा का दिल सही से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए सब कुछ मेरी गलती थी। मैंने ही जी बोदा का हिस्सा छीना था। पूरे परिवार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। पत्नी और बेटी भी मुझसे नफरत करती थीं। मैं जन्म के साथ ही पापी था। थप्पड़ों की बौछार चल ही रही थी कि किसी ने माए का हाथ रोक दिया। लियू रुयान आ गई थी। जी, पिता ने माए को पकड़ा और हैरानी से लियू रुयान से पूछा, तुम यहाँ? लियू रुयान बोली, मैंने सुना कि बोदा की हालत खराब है, देखने आई। आप लोग ज्यादा चिंता मत करो, बोदा के लिए दिल का इंतजाम हो गया है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रोती हुई माए तुरंत रुक गई। सच में? दिल कहाँ से मिला? क्या बोदा सच में बच जाएगा? लियू रुयान ने और आश्वासन दिया, मेरे कुछ स्रोत हैं, मैं खुद सर्जरी करूंगी, बोदा स्वस्थ होकर लौटेगा, मैं खुद सर्जरी करूंगी। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। फिर एक कड़वी हंसी निकल गई। माए के जाने के बाद लियू रुयान ने मेरे जलते हुए शरीर को महसूस किया। मुझे वार्ड में लिटाया, कंबल, गर्म पानी सब लाई। थर्मामीटर देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इतना तेज बुखार, 41 डिग्री। मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सिकुड़ा हुआ था। ताने के लहजे में बोला, इतनी होशियार, इतनी काबिल डॉक्टर को शायद अंदाजा नहीं कि 5 डिग्री से भी कम तापमान में 3 घंटे बाहर खड़ा रहने से बुखार हो जाता है। वो बस मेरी परवाह नहीं करती थी। मेरी सेहत से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस इस शरीर के अंदर धड़कते दिल से मतलब था। लियू रुयान का हाथ रुका, फिर शायद पछतावे से धीरे से बोली, माफ करना। आवाज इतनी धीमी कि मैंने उसे वहम समझा। वो बिस्तर के पास बैठी, मेरा जलता हाथ थामा और फुसफुसाई, माफ करना। मैं वादा करती हूँ, इस बार के बाद मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। जो चाहोगे मिलेगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करूंगी। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, चुपचाप अपना हाथ छुड़ा लिया। रात भर ड्रिप चढ़ी। अगले दिन कुछ सुधार हुआ। लियू रुयान अपने अस्पताल नहीं गई, मेरे पास ही रहीं। कुछ दवाइयाँ लाईं, थोड़ी कड़वी हैं, मैंने मुंह बनाकर खाईं। उसने संतरे का जूस पकड़ाया। मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा? लियू रुयान बोली, आमतौर पर सर्दी जुकाम 7 दिन में ठीक हो जाता है। तुम्हारा बुखार थोड़ा गंभीर है, शायद 10 दिन लगें। तो क्या जी बोदा के हार्ट ट्रांसप्लांट में देरी होगी? मैंने ये सवाल इतने सामान्य स्वर में पूछा जैसे कोई मामूली बात पूछ रहा हूँ। लियू रुयान ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि अब मुझे समझना मुश्किल हो रहा है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं बोलता गया, सर्दी जुकाम ठीक न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आखिर दिल निकालने के बाद तो मुझे जिंदा रहना है, नहीं? बुखार हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? ये बात इतनी निर्मम थी, लेकिन मैंने इसे इतनी शांति से कहा जैसे कोई चाकू चला रहा हूं। लियू रुयान को अचानक बहुत बुरा लगा। उसने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ करके ही ऑपरेशन टेबल पर ले जाऊंगी। स्वस्थ होकर चढ़ना और फिर बिना आवाज के उतरना। मुझे समझ नहीं आया कि उसकी इस जिद का क्या मतलब था। तभी जी पिता शेयर ट्रांसफर के कागजात लेकर आया और फाइल का कवर मेरे चेहरे पे दे मारा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जो चाहता था ले ले। बोदा की सारी हिस्सेदारी अब तुम्हारी। मेरी और बोदा की मिलाकर कुल 20%। इतने से तो बोर्ड में जगह भी बन जाएगी। मैंने संतोष से दस्तखत कर दिए। सबके जाने के बाद मैंने अपने वकील को फोन लगाया। मुझे वसीयत बनानी है। वकील और मेरा दोस्त हे फान साथ आए। मुझे बिस्तर पर पीला पड़ा देख हे फान का गुस्सा फूट पड़ा। कमीने, सब कमीने हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे निपटता हूं, मैंने उसे रोका। लियू रुयान को टारगेट करने के दौरान मुझे अच्छे लोग कम मिले थे, लेकिन हे फान एक अपवाद था। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था। मेरी हर मुश्किल में सबसे पहले वही आता था। लियू रुयान के अलावा वही दूसरा इंसान था जिसे मेरे सिस्टम के बारे में पता था। मैंने उसे बताया कि मैं टारगेट बदलने जा रहा हूं। हे फान खुशी से उछल पड़ा, तो तुम्हें आखिरकार इस जालिम औरत से छुटकारा मिलेगा। मैंने सिर हिलाया। वकील से कहा, जी कंपनी की मेरी सारी हिस्सेदारी और मेरी कंपनी सब हे फान के नाम कर दो। कुछ नकद राशि पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए दान कर दो। वकील को कोई हैरानी नहीं हुई, बस प्रक्रिया के तहत पूछा, परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? हे फान की आंखें नम हो गईं। मैं बस कुछ समय के लिए सब संभाल रहा हूं। तुम नई पहचान के साथ लौटोगे तो सब लौटा दूंगा। तुम्हें लौटना ही होगा। मैंने सिर हिलाया। तभी दरवाजे से लियू रुयान ने प्रवेश किया। कौन लौटेगा? उसकी नजरें सतर्क थीं। मुझे नहीं पता था कि उसने कितना सुना, इसलिए झट से सफाई दी। मैं हे फान से कह रहा था कि ठीक होने के बाद विदेश घूमने जाऊंगा। वो कह रहा था कि लौटते समय उसके लिए कुछ लेते आना। लियू रुयान ने कुछ देर संदेह से देखा, फिर सामान्य हो गई। जांच के लिए चलो। मैंने राहत की सांस ली। वो खुद मुझे जांच के लिए ले गई। मुझे पता था कि यह जांच मेरे दिल की उपयुक्तता देखने के लिए थी। जांच कक्ष से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात जी बोदा से हुई। वो व्हील चेयर पर बैठा था, दुबला पीला चेहरा, बीच बीच में खांसता हुआ। देखते ही दया आती थी। उसने कहा, भैया भाभी ने बताया कि मेरे लिए दिल का इंतजाम हो गया है। फिर अचानक बोला, क्या तुम भी मेरे लिए खुश हो? मैंने उन काली आंखों में देखा, इतनी चमकीली, इतनी मासूम।
लेकिन उनके भीतर कितनी गहरी बुराई छिपी थी। क्या वो सच में कुछ नहीं जानता था? खुश हूं, मैं मुस्कुराया, कुछ सच्चाई के साथ, बहुत खुश हूं। मुझे उम्मीद थी कि वो उछलेगा, ताने मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी बोदा को थोड़ी निराशा हुई। उसने हल्के से हाथ उठाया। तो अच्छा है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो और नहीं चाहते कि मेरा ऑपरेशन हो। उसके उठे हुए हाथ की अनामिका में एक अंगूठी थी जो लियू रुयान की अंगूठी के साथ जोड़ी थी। मैंने उसे अनदेखा नहीं किया, सीधे उसी पर नजरें टिका दी। जी बोदा ने देखा तो झट से अंगूठी उतार कर कहा, माफ करना भैया, ये भाभी का दिया लौटने का तोहफा है, कोई और मतलब नहीं। पहले मैं इसे बीच वाली उंगली में पहनता था, लेकिन बीमारी से हाथ सूज गया इसलिए अनामिका में पहन ली, बुरा मत मानना। इतना कहकर जी बोदा जोर से खांसने लगा। लियू रुयान जांच कक्ष से बाहर आई और उसने यही दृश्य देखा। वो तेजी से आई, जी बोदा को अपने पीछे किया और मुझ पर चिल्लाई, तुमने बोदा के साथ क्या किया? वो बीमार है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? इतने भावुक रूप से प्रतिक्रिया करती देख मैं तल्खी से हंसा। कितनी शांत और तर्कसंगत इंसान भी पागल हो जाती है जब बात जी बोदा की हो। हल्की सी खांसी पर बिना पूरी बात जाने उसने मुझे ही दोषी मान लिया। यही है मेरी पत्नी, जिसे मैं कभी दिल से चाहता था। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। सांस नहीं आ रही थी। जी बोदा अब भी खांस रहा था। भाभी, गुस्सा मत हो, भैया ने कुछ नहीं किया, बस अंगूठी के बारे में कुछ कह रहे थे, उन्हें दोष मत दो। लियू रुयान का चेहरा और सख्त हुआ। ट्रांसप्लांट की तारीख तय हो चुकी है। पीठ पीछे ये सब चालें बेकार हैं। मैं बोदा की सर्जरी पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। उसे लगा कि मैं दिल नहीं देना चाहता, इसलिए जानबूझकर जी बोदा को परेशान कर रहा हूं। मैंने कुछ सफाई नहीं दी। सफाई का कोई फायदा भी नहीं था। लियू रुयान के कान किसी और बात के लिए बंद थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। अब मेरे साथ सिर्फ मेरे डिजाइन थे। मुझे चित्रकारी और डिजाइनिंग से बेहद लगाव था। इन सालों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरे डिजाइन किसी रैंप पर उतरें, और किस्मत से मुझे अगले साल के फैशन शो का न्योता मिल गया था। बदकिस्मती ये थी कि मैं शायद अगले साल तक जिंदा न रहूं, इसलिए सर्जरी से पहले अपने डिजाइन पूरे कर लेना चाहता था, ताकि कम से कम यह सपना पूरा हो जाए। काम करते करते दवा का असर हुआ और नींद आने लगी। मैंने स्केचबुक बिस्तर के पास रखी और गहरी नींद में चला गया। जब आंख खुली तो कानों में कुछ सरसराहट हुई। देखा कि एक छोटा लड़का मेरी स्केचबुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा है। मेरे बनाए डिजाइन अब बिगड़ चुके थे। मैंने झट से उठकर लड़के का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? लड़का चौंका। चेहरा जी बोदा से मिलता जुलता था। यह उसका बेटा शियाओबाई था। बुरे आदमी, तुमने मेरे पापा को तकलीफ दी, मैं उनका बदला लूंगा, बुरे आदमी। शियाओबाई चिल्लाने लगा। उसकी तीखी आवाज कानों को चीर रही थी। अपनी सारी मेहनत बर्बाद होते देख मेरा खून खौल उठा। बच्चा हो या कुछ भी, तुम्हें मेरी स्केचबुक छूने की इजाजत किसने दी? तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजें नहीं छूते? शियाओबाई और जोर से रोने लगा। बचाओ, बुरा आदमी मुझे मार रहा है, बचाओ, लियू आंटी बचाओ, दादा बचाओ। थोड़ी ही देर में जी पिता और लियू रुयान दोनों दौड़े आए और मुझे धक्का देकर अलग किया। दोनों की ताकत से मैं बिस्तर के सिरे से जा टकराया। सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शियाओवान ने रोते हुए शियाओबाई की कलाई पर लाल निशान देखे तो मुझ पर 2 घूंसे बरसा दिए। बुरे पापा, तुमने शियाओबाई भैया को क्यों मारा? शियाओबाई सिसक सिसक कर बोला, मैंने देखा कि अंकल सो रहे थे, इसलिए उन्हें कंबल ओढ़ाने गया था। पता नहीं अंकल को क्या बुरा लगा, वो मुझे मारने लगे। मुझे बहुत डर लगा। मैं तो मरते मरते बचा। ये सुनकर जी पिता आग बबूला हो गए। जी शिंगचेन, एक बच्चे पर हाथ उठाते हो, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? मैं चुप रहा। मेरे सिर के बालों में कुछ गीला सा लगा। उंगलियां छुई तो खून था। जी पिता को कुछ दिखा ही नहीं। वो बस चिल्लाते रहे, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें, एक बच्चे पर हाथ उठाते हो? मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उठकर कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं मारा तो क्या तुम मानोगे? क्या कोई मानेगा? लियू रुयान की आवाज ठंडी थी। जी शिंगचेन, हर वक्त झूठ मत बोलो। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मतलब साफ था। मुझे बहाने बनाने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। मैंने धीमी हंसी हंसी और उस बच्चे की ओर देखा जो रोते रोते भी चोरी से इधर झांक रहा था। ठीक है, मैंने ही मारा। आखिर कोई मुझ पर यकीन करेगा भी नहीं। जी पिता ने गुस्से में हाथ उठाया। लियू रुयान ने रोक दिया। मुझे पता है, उसे बस दिल की चिंता है। सर्जरी की तारीख तय हो चुकी है, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लियू रुयान ने गुस्साए जी पिता को बाहर भेजा। कमरे में अब सिर्फ शियाओवान और मैं थे। लियू रुयान सख्त चेहरे से बोली, सिर्फ कुछ कागज हैं, इतनी बड़ी बात, क्या जरूरत थी? मेरा शरीर कांप गया। कुछ कागज? वो मेरा काम था, मेरी मेहनत, मेरी जान थी। लियू रुयान के मुंह से वो सिर्फ कुछ कागज थे। मुझे हंसी आ गई। हंसते हंसते आंसू निकल आए। इन लोगों की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। मैंने अपनी छाती पकड़ ली। दिल में सच में दर्द हो रहा था। अत्यधिक दुख में इंसान का दिल सच में दुखता है। लियू रुयान का चेहरा बदला। उसने मुझे सहारा दिया। क्या हुआ? शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। इतनी छोटी बात पर इतना बिगड़ना? अब छोड़ो भी। गहरी सांस।
यही तो मैं कर रहा हूँ। मैंने उसे जोर से धक्का देकर अलग किया और चिल्लाया, जाओ, सब मेरे सामने से जाओ। लियू रुयान ने और बहस नहीं की, बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। उस शाम जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, लियू रुयान ने आकर सूचना दी, सर्जरी 10 दिन बाद होगी। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लियू रुयान बोली, पहले सोचा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक होने दूं, लेकिन तुम सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में हालत और बिगड़ सकती है। 10 दिन बाद सबसे सही समय है। मैंने फिर भी शांति से सिर हिलाया, जैसे सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। लियू रुयान का चेहरा कुछ नरम पड़ा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सर्जरी मैं खुद करूंगी। एनेस्थीसिया के बाद कोई दर्द नहीं होगा। उसकी आवाज में दुर्लभ कोमलता थी। मैंने सिर उठाकर उसे देखा, कमजोर पीला चेहरा। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? लियू रुयान कुछ नहीं बोल सकी। मैं अब बहुत सूख गया था, गाल धंस गए थे, होंठ सफेद पड़ चुके थे, मेरी आंखों में आखिरी चिंगारी बची थी। लियू रुयान, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सर्जरी के बाद मैं सच में मर गया तो? लियू रुयान सिहर उठी। पहली बार उसने डर महसूस किया, लेकिन फिर खुद को संभाला और तर्कसंगत होकर बोली, हकीकत साबित हो चुकी है। टास्क पूरा होने से पहले तुम सच में नहीं मर सकते। ऐसी बातें कहकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरी आंखों की आखिरी चमक बुझ गई, धीरे धीरे राख बनती गई। ये मेरी आखिरी कोशिश थी, लियू रुयान। इस दुनिया में कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि अपनी भावनाओं को कुचले जाने के बाद भी मुस्कुराकर दिल देता रहे। कम से कम मैं नहीं। अब से जी शिंगचैन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मेरी आंखों के कोर पर आंसू देखकर लियू रुयान के दिल में भी अजीब सी टीस उठी, लेकिन उसने फौरन उसे दबा दिया। उसकी सोच कहती थी कि यह अस्थायी है, सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे सब कुछ भरपाई करेगी, हम पहले जैसे हो जाएंगे। मैं लौटूंगा नई पहचान के साथ, और सब कुछ फिर से शुरू होगा। उसके बाद मैं बहुत कम बोलने लगा। दिन भर या तो डिजाइन बनाता या खिड़की से बाहर देखता रहता। आखिरी 10 दिन, बस गिनती के दिन। मुझे अब किसी से कोई लगाव नहीं रहा था। लियू रुयान ने अपने सारे काम छोड़कर अस्पताल में रहने का फैसला किया। वो मुझे जांचों, खून निकलवाने, दवाइयों के लिए ले जाती। सुइयों से मेरी बाहें भर गईं, लेकिन मैंने एक आवाज़ नहीं निकाली। मेरी खामोशी उसे और बेचैन कर रही थी। जी बोदा के कमरे के पास से गुजरते हुए जी पिता ने मुझे देखा। उनकी नज़रें जटिल थीं, आवाज़ में कड़वाहट थी। आखिर कर क्या रहे हो? एक सर्दी जुकाम के लिए इतनी सारी जांचें? क्या हमें दिखाना चाहते हो कि तुम कितने बेचारे हो, ताकि हमें तुम पर दया आए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ रहा था, शरीर कांटा होता जा रहा था, नजरें किसी से मिलती नहीं थीं। जी पिता के दिल में अचानक गुस्सा उबला। तू बचपन से अपने भाई से अलग रहा है, चालाक, मक्कार, ये सब नाटक करके हमें और नफरत दिलाएगा। बस अक्ल हो तो जल्दी अस्पताल छोड़कर हमारी नजरों से दूर हो जा। इतना कहते कहते उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा कमजोर शरीर संभल नहीं पाया और धड़ाम से गिर गया। हाथ से रिपोर्टें बिखर गईं। जी पिता चौंक गए। नाटक मत कर, मैंने बस हल्का सा धक्का दिया था। अब अपने बाप को भी फंसाएगा? मैंने कुछ नहीं कहा। दर्द सहते हुए उठा और बिखरी रिपोर्टें समेटने लगा। उनमें मेरी सारी जांचें थीं। जी पिता ने एक कागज उठाकर देखा। तू अचानक इतनी सारी जांचें क्यों करा रहा है? इससे पहले कि वो दूसरे कागज देखते, पीछे से जी बोदा की आवाज आई, पिताजी। वो व्हील चेयर पर आया, बहुत कमजोर लग रहा था। जी पिता की बांह पकड़कर बोला, पिताजी भैया से बहस मत करो। वो बस चाहते हैं कि आप उन पर भी ध्यान दें। आप इतने दिनों से मेरे पास हों, भैया को बुरा लगना स्वाभाविक है। आप उनके पास रहिए, मैं ठीक हूं। ये कहते कहते वो छाती पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा। जी पिता ने तुरंत कागज फेंक दिए। मूर्ख बच्चे, तू खुद इतना बीमार है और अपने भाई के लिए बोल रहा है, जिसने तुझे ये बीमारी दी। पिता पुत्र का यह दृश्य कितना सुंदर था। मेरा दिल तो कब का मर चुका था। तभी लियो रुयान रिपोर्ट रूम से निकली और यह दृश्य देखकर उसका चेहरा बदल गया। वो तेजी से आई, रिपोर्टें उठाईं और मुझे खींचकर कमरे में ले गई। अंदर आते ही रिपोर्टों का बंडल मेरी ओर फेंक दिया। उसकी आवाज भारी थी। तुमने जानबूझकर किया है ना? जानबूझकर बोदा के सामने रिपोर्टें गिराईं ताकि वो देख लें और दोषी महसूस करके सर्जरी से मना कर दे। जी शिंगचैन, तुम कितने जहरीले हो। ये बर्फीले शब्द सीधे मेरे दिल को चीर गए। मैंने सिर झुकाकर दर्द भरी मुस्कान दी। जो तुम कहो, मेरा कुछ कहना बेकार है। जब भी बात जी बोदा की आती है, लियू रुयान अपनी सारी समझ खो देती है। मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरी बेटी, सब सिर्फ जी बोदा पर भरोसा करते थे। मेरी किसी सफाई का कोई मोल नहीं था। चुपचाप बिस्तर पर लौटकर मैंने पूछा, और कुछ काम है? लियू रुयान कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी नज़र बिस्तर के पास पड़ी उस स्केचबुक पर गई जिसे शियाओबाई ने बिगाड़ दिया था। बोदा की सर्जरी से पहले एक इच्छा है, एक डिज़ाइनर के तौर पर फैशन शो में जाने की। तुम अगले साल के शो में जा रहे हो ना? अपना न्योता बोदा को दे दो। मैंने हैरानी से सिर उठाया। तुम्हें पता है कि यह मेरा भी सपना है। मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है। अब मैं अपना मौका उसे दे दूं? कभी नहीं। लियू रुयान की भौहें फिर सिकुड़ी। बस एक मौका है, क्या बड़ी बात है? बोदा तुमसे अलग है, उसे सर्जरी से डर लग रहा है। बस ऑपरेशन से पहले अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करनी है। बड़े भाई होकर इतना भी नहीं कर सकते?
मेरी मुट्ठियां भिंच गईं। कितनी आसानी से कह रही है, जैसे मेरी पूरी मेहनत बेकार हो। जी बोदा जो चाहें सब उसे मिलना चाहिए। अब मेरा दिल देने को तैयार हूं, तो मेरी जान, मेरा सपना भी छीन लो। मैं लाल आंखों से पूछ रहा था। लियू रुयान के दिल में हलचल हुई। तभी बाहर से जी बोदा की सिसकियां आईं। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सर्जरी ही नहीं कराऊंगा। सर्जरी इतनी खतरनाक है, पता नहीं ऑपरेशन टेबल से उतरूंगा भी या नहीं। मैं बस एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगर वो भी नहीं मिल सकती तो ऐसे मरना ही बेहतर है। जी पिता ने घबरा कर कहा। पगले बच्चे, ऐसा कैसे कह सकता है? मैं दिला दूंगा, दिला दूंगा। फिर लंबे लंबे कदमों से मेरे पास आकर आदेश दिया, इस बार का न्योता तेरे भाई को दे दे। आवाज में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं नहीं दूंगा, आयोजकों ने मुझे बुलाया है, ये मेरी मेहनत है। जी पिता का चेहरा काला पड़ गया। बोदा तेरा सगा भाई है, इतना स्वार्थी मत बन। क्या तू जानबूझकर उसे मारना चाहता है? मेरी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन मैं झुका नहीं। अच्छा अच्छा। जी पिता ने कई बार अच्छा कहा और फिर फोन निकाला। नहीं मानेगा? तेरी उस कंपनी का भी कुछ नहीं होगा। अभी आदेश देता हूं, लोग भेजकर कंपनी का अधिग्रहण करा दूंगा। सोच लें, कंपनी ज्यादा प्यारी है या एक न्योता? मेरा पूरा शरीर कांप गया। यही था मेरा पिता, मेरी कमजोरी पर चोट करके मुझे झुकाना। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मैं जानता था कि जी पिता ने कह दिया तो सच में कर देगा। लियू रुयान भी बोली, न्योता अगली बार भी मिल सकता है, इस बार बोदा को दे दो, जिद मत करो। मेरे आंसू बह निकले और मैं हंस पड़ा। मैंने सामने खड़े लोगों को देखा, मेरे सबसे करीबी लोग, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सब जी बोदा के पक्ष में थे। ठीक है, मैं दे रहा हूं। फिर सबकी ओर देखकर बोला, अब खुश? सबने राहत की सांस ली और जी बोदा की ओर देखा। सिर्फ मैंने ऊपर देखकर आंखें बंद कर लीं, आंसुओं को बहने दिया। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझती गई, आखिरकार पूरी तरह राख हो गई। रात के समय लियू रुयान एक कटोरा दलिया लाई, मेरी पसंद का सीफूड दलिया, खुशबूदार। लेकिन मेरी भूख मर चुकी थी। मैं बिस्तर पर बेजान पड़ा था। कूड़ेदान में मेरे फाड़े हुए डिजाइन पड़े थे। लियू रुयान ने दलिया मेरे मुंह तक लाने की कोशिश की। मैंने बस रुखाई से मुंह घुमा लिया। कुछ देर खामोश रहकर उसने कटोरा रख दिया, खुद खा लेना। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। मैंने उस कटोरे को उठाया और सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। अगली सुबह जी बोदा गलियारे में मेरा इंतजार कर रहा था। आंखों में घमंड भरा था। भैया, तुम्हारी प्रतिभा किस काम की? आखिर मौका तो मेरा ही हुआ। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बेकार है। मैं जो चाहूं, पिताजी, माँ या लियू रुयान, सब मुझे ला कर देते हैं। ऐसा प्यार तुम्हें कभी मिला? इतना कहकर वो अचानक हंसा, ऐसी हंसी जिसमें ठिठुराने वाली बुराई थी। सर्जरी के बाद देखता हूं तुम्हारे पास शो में जाने का मौका बचता भी है या नहीं। उसकी आंखों में सब कुछ साफ था, वो सब जानता था। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। भले ही तुम मंच पर चढ़ जाओ, अपने स्तर के साथ सिर्फ मजाक बनोगे। जी बोदा का चेहरा काला पड़ गया। आसपास कोई नहीं था। उसने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा, अपनी चिंता मत करो, अपने दोस्त की चिंता करो। सुना है उसकी हालत खराब है। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? जी बोदा ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, पता नहीं, तुम्हारा प्यारा दोस्त हे फान मेरे सामने आकर बकवास कर रहा था। मैंने पिताजी से बस इतना कहा कि मुझे वो पसंद नहीं। पिताजी ने कुछ इंतजाम कर दिया। उसका सामना थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम जानते हो पिताजी के तरीके। जाली टैक्स का मामला लगा देंगे, 8-10 साल जेल में बैठेगा। मैं रह नहीं सका। उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। पागल! जो करना मुझसे कर, मेरे दोस्त को बीच में क्यों लाया? जी बोदा बिना परवाह किए मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र है। अब तुम्हारे पास मेरे छीनने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो मैं उसे ही सताता हूं। दोष तो तुम्हारा है, तुमने ही अपने दोस्त को इस मुसीबत में डाला। मेरा इसमें क्या? जी बोदा भोली मुस्कान मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे खौफनाक निर्दयता थी। मैंने हाथ उठाया, लेकिन मारने से पहले ही मुझे धक्का देकर हटा दिया गया। लियू रुयान दौड़ी आई और जी बोदा को अपने पीछे छिपा लिया। क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में आग थी। बोदा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि फिर उस पर हाथ उठा रहे हो? पलक झपकते ही जी बोदा खांसी से दोहरा हो गया। भाभी, भैया की गलती नहीं। मैंने ही बात से भैया को नाराज कर दिया। मुझे मारने से कोई परेशानी नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। फिर वो सांसों के लिए तड़पने लगा, जैसे मरने वाला हो। लियू रुयान का चेहरा और भयानक हो गया। जी शिंगचेन, तुम्हारा दिमाग खराब है? बोदा पे हाथ क्यों उठाया? देखो उसकी क्या हालत कर दी। लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस हे फान को फोन करके आगाह करना था। मैंने फोन निकाला ही था कि लियू रुयान ने झटके से छीनकर फेंक दिया। तुम्हें जरा भी दिल नहीं है इस वक्त फोन चलाने की पड़ी है? बोदा की तबीयत देखो। फोन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मैंने उठाया, पूरी तरह बंद हो चुका था। लियू रुयान ने मेरी कोई परवाह नहीं की। मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाई, बोदा की हालत बिगड़ गई है, अभी सर्जरी करनी होगी। मैंने देखा, जी बोदा छाती पकड़कर हाँफ रहा था, बड़ी कुशलता से दर्द का नाटक कर रहा था, लियू रुयान का हाथ पकड़े हुए। लेकिन उसकी नजरें मुझ पर विजयी भाव से चमक रही थीं।
साफ नाटक था। मैंने हाथ झटका और नर्स स्टेशन से फ़ोन करने जाने लगा, लेकिन लियू रुयान के बुलाए लोगों ने मुझे जकड़ लिया। छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्या तुम अब पलटना चाहते हो? अब ज़रूरत नहीं है इंतज़ार की, तुरंत सर्जरी होगी। मुझे घसीटते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। मैं विरोध नहीं कर सकता था, बस लियू रुयान से विनती करता रहा, मैं नहीं पलटूंगा, बस एक फ़ोन करने दो, बहुत ज़रूरी है। लियू रुयान ने अनसुना कर दिया। उसे लगा मैं समय टाल रहा हूँ। मुझे जबरन ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया। कई लोगों ने मुझे बांध दिया। मेरी आंखों से लाचार आंसू बह रहे थे। लियू रुयान, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक फ़ोन करने दे, प्लीज़। लियू रुयान ने ठंडे चेहरे से आदेश दिया, एनेस्थीसिया दो। बर्फीला तरल मेरे शरीर में उतरने लगा। मैं जान गया, अब कोई मौका नहीं। पलकें भारी होती गईं, अंधेरा गहराता गया। बेहोशी से पहले आखिरी पल मैंने सामने खड़ी औरत को देखा। आंखों से आंसू लुढ़क गए। लियू रुयान, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अंधेरे में मेरे दिमाग में सिस्टम की ठंडी आवाज़ गूंजी। दुर्भाग्य से फेवरेबिलिटी स्कोर अपर्याप्त है। होस्ट का तीसरा टास्क विफल। यह शरीर अब मृत्यु की ओर है। होस्ट की इच्छा के अनुसार हमने आपके लिए नया टारगेट चुन लिया है। पुनर्जन्म के लिए उपयुक्त अवसर की खोज की जा रही है। जैसे ही हार्ट मॉनिटर पर बर्फीली अलार्म आवाज़ गूंजी, नर्स ने कहा, डॉक्टर लियू, हृदय निकालने की प्रक्रिया सफल रही। सबने राहत की सांस ली, सिवाय लियू रुयान के, जिसके हाथ अचानक कांप गए। एक अजीब सी घबराहट उसे घेरने लगी। उसने ऑपरेशन टेबल पर पड़े शरीर को देखा। मेरा चेहरा शांत था, एकदम शांत, कोई सांस नहीं। उसी ने अपने हाथों से मेरा दिल निकाला था। लियू रुयान क्षण भर को भूल गई कि वो कहाँ है, जब तक किसी ने उसे टोका, डॉक्टर लियू, अब मरीज को हृदय प्रत्यारोपण करना है। तब जाकर उसे होश आया। हाँ जी, बोदा को बचाया जा सकता है। क्या यही तो मैं चाहती थी? 6 घंटे की सर्जरी के बाद लियू रुयान बाहर निकली। जी, पिता और जी माँ चिंता में बाहर बैठे थे। शियाओवान और शियाओबाई भी थे। सब बस जी बोदा के बारे में पूछ रहे थे। सर्जरी सफल रही, लियू रुयान बोली। जी पिता माँ खुशी से रो पड़े। शियाओवान और शियाओबाई उछल पड़े। किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा। जी बोदा को बाहर लाया गया। जी माँ नर्स के साथ वार्ड गईं। जी पिता रुककर लियू रुयान का शुक्रिया अदा करने लगे। आंखों में आंसू थे। बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हें डोनर न मिलता और तुम खुद सर्जरी न करती, बोदा का ऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। काश पहले बोदा की शादी तुमसे हुई होती। असल में उस दौरान वो तुमसे आधा कहकर रुक गए, लंबी सांस ली। छोड़ो, नहीं बोलूंगा, बस ये बताओ, ये दिल किसने दान किया? मैं उसके परिवार से मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कहते ही पीछे से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। नर्स मेरे शरीर को सफ़ेद चादर से ढंक कर बाहर लाई। दोनों के बीच से गुजरते समय हवा से चादर का कोना उड़ा। एक हाथ दिखा, जिस पर एक जन्म चिन्ह था। जी पिता ठिठक गए। ये वो निशान उन्होंने पहचाना। वो मेरा था। वो आगे बढ़े, लेकिन लियू रुयान ने रोक लिया। अंगदान में दानकर्ता की जानकारी नहीं दी जाती, ये नियम है चाचा जी। जी पिता ने सोचा, शायद वो निशान किसी और का भी हो सकता है। गलियारे में लियू रुयान ने नर्स से काम लेकर खुद मुझे शवगृह तक पहुंचाया। बर्फीले शवगृह में उसने चादर हटाई। अंदर मेरा पीला चेहरा था, छाती पर गहरा घाव। हालांकि वो जानती थी कि यह असली मौत नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे ठंडा पड़ा देखकर उसका दिल जोर से दुखा, जैसे उसने सच में मुझे खो दिया हो। देर से उठने वाला दर्द उसे अंदर तक भिगोने लगा। उसने मेरा हाथ थामा और खुद को समझाया, कोई बात नहीं, तुम लौट आओगे। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, जरूर लौटोगे। अगर तुम लौटना न चाहो तो भी। टास्क पूरा होने से पहले सिस्टम तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगा। वो झुकी, अपना माथा मेरे ठंडे माथे से सटाया और फुसफुसाई, जब लौटोगे हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे, ठीक है ना? अगर मैं पहले वाला होता तो उसके माथे को चूम कर कहता हाँ, लेकिन अब उसे जवाब में सिर्फ अनंत खामोशी मिली। लियू रुयान के अनुभव के अनुसार मैं आमतौर पर 3 दिनों में लौटता था, नए शरीर, नई पहचान के साथ। और उसे पूरा भरोसा था कि मैं चाहे कैसा भी दिखूं, जैसी भी पहचान लूं, अगर मैं उसके आसपास दिखा तो वो मुझे पहचान ही लेगी। शवगृह से बाहर निकलते ही उसे शियाओवान मिली, दरवाजे पर खड़ी, अंदर झांकती हुई। उसके भाव अजीब थे। क्या पापा मर गए? लियू रुयान बोली, कुछ दिनों में लौट आएंगे। शियाओवान कुछ बोली नहीं, अंदर गई और चादर हटाकर देखा। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें अचानक लाल हो गईं और फिर वो बिना कुछ बोले भाग गईं। जी बोदा के वार्ड में उसकी एनेस्थीसिया उतरने लगी थी। उसने अपनी छाती छुई, चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या अब मैं आम लोगों जैसा हो गया? लियू रुयान ने सिर हिलाया। जी बोदा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। पिताजी, माँ, बहू, तुम सबकी वजह से मैं बच गया। कमरे में खुशियों का माहौल था। जी बोदा ने आंखें पोंछी, अचानक पूछा, भैया कहाँ हैं? मेरे ठीक होने पर वो भी खुश होंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। लियू रुयान का चेहरा बदला। जी पिता ने तिरस्कार से कहा, कौन जाने कहाँ हैं?
तू ऑपरेशन में था, वो दिखा तक नहीं। उसे तुझसे कोई मतलब नहीं। जी बोदा की आंखों में समझदारी की चमक थी, लेकिन उसे पुख्ता यकीन चाहिए था। उसने लियू रुयान से पूछा, बहू, क्या भैया मुझसे नाराज हैं? लियू रुयान को समझ नहीं आया कि क्या कहें। वो चाहे कुछ भी कहें, यह सच था कि जी शिंगचेन की मौत हो चुकी है। उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आराम करो, और कमरे से निकल गई। रात के समय जी पिता सिगरेट पीने बाहर निकले तो देखा कि नर्स बगल वाला वार्ड साफ कर रही है। कमरा खाली था। उन्होंने पूछा, अंदर वाला मरीज कहाँ है? नर्स ने सिर हिलाया, पता नहीं, मैं तो सफाई करने आई हूँ। अरे, बिस्तर पर एक कागज छूट गया था, शायद आपके किसी काम का हो, कहकर उसने एक कागज पकड़ा दिया। जी पिता ने देखा। यह एक मैचिंग रिपोर्ट थी। उसमें साफ लिखा था, मेरा दिल जी बोदा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। ठंडी रात में जी पिता की सिगरेट कांप गई। ये क्या है? नर्स को लगा शायद वो समझ नहीं पाए। बोली, मैचिंग रिपोर्ट है, डोनर और रिसीवर के बीच का मिलान। जी पिता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अविश्वास से कागज को उलट पुलट कर देखा। ऊपर 2 नाम साफ लिखे थे, जी शिंगचेन और जी बोदा। एक झटके में उन्हें सब याद आया। मेरी वे अनगिनत जांचें, वार्ड के दरवाजे पर गिरी रिपोर्टें, सर्जरी के बाद बाहर आया सफ़ेद चादर से ढंका शव, हवा से उड़ा चादर का कोना, हाथ पर वो जन्म चिन्ह। इतना परिचित, इतना जाना पहचाना। कागज हाथ से छूट कर गिर गया। वह कांपते कदमों से शवगृह की ओर दौड़े। रास्ते में कई बार गिरते गिरते बचे। शवगृह का दरवाजा खोलकर जब उन्होंने मुझे बिना सांसों के पड़ा देखा, उनके चेहरे का खून सूख गया, शरीर लड़खड़ाने लगा। तभी दौड़ी आई लियू रुयान ने सहारा दिया और उनकी नजरों के सामने आकर कुछ समझाने की कोशिश की। जी पिता ने उसे धक्का देकर अलग किया और चीखे, ये क्या हुआ है? लियू रुयान चुप रही। जी पिता गरजे, तुमने कहा था कि दिल मिल गया। यह दिल जी शिंगचेन का है। तुमने क्या किया है? लियू रुयान बोली, बोदा की हालत बहुत खराब थी, डोनर का इंतजार असंभव था, तो तुमने शिंगचेन को मरने भेज दिया। वो कितना ही बुरा क्यों न हो, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा पति है। लियू रुयान ने सिर उठाकर जी पिता की ओर देखा। बोदा को बचाने का यही एक रास्ता था। अगर चुनाव आप पर होता, क्या आप ऐसा नहीं करते? शवगृह में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं, और यही सबसे बड़ा जवाब था। जी पिता लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, फिर फूट फूट कर रो पड़े। माफ कर दे बेटा, बाप ने तुझे बहुत दुख दिया। लियू रुयान कुछ नहीं बोली, चुपचाप दीवार से टिकी रही। काफी देर बाद बोली, गलती मेरी है, मैंने विदेश का टिकट खरीद लिया है। बोदा के ठीक होते ही उसकी अस्थियां लेकर यहां से चली जाऊंगी। तुम जानते हो, वो तुम्हें देखना नहीं चाहता था। इतना कहकर वह मुड़कर चली गई। कई दिनों बाद उस परिचित घर लौटकर लियू रुयान को अजीब सा लगा। आखिर 8 साल मैं उसके साथ रहा था। घर का कोना कोना मुझसे भरा था। दीवार पर हमारी शादी की तस्वीर थी। तस्वीर में मैं कितना खुश था, कितना जिंदा दिल। लियू रुयान को बेचैनी हुई। वो नीचे कुछ लेने निकल गई। रास्ते में नीचे की आंटी ने पूछा, बहू, इतने दिनों से छोटे जी दिखे नहीं? लियू रुयान को समझ नहीं आया क्या कहे। वो गांव गए हैं। गांव? उन्होंने पिछली बार कहा था कि तुम देर रात तक काम करती हो, सेहत खराब रहती है। मुझसे कहा था कि गांव से एक देसी मुर्गी लेती आऊं ताकि तुम्हें सूप बनाकर पिला सकें। मुर्गी मैं ले आई हूं। शायद भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम ही ले जाओ। लियू रुयान ने जमीन पर बंधी मुर्गी को देखा। अंदर कुछ अजीब सा हुआ। शुक्रिया। वो चुपचाप ऊपर आई। बड़ा घर, गहरा सन्नाटा। वो वैसे भी कम बोलने वाली थी। घर में चुप्पी की आदी थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहता था, छोटी छोटी बातें सुनाता था, जिन्हें वो अक्सर बकवास समझती थी। अब जब वो आवाज गायब थी, उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी एक यातना हो सकती है। अचानक दरवाजा खुला। वो उठ खड़ी हुई। शिंगचेन, तुम लौट आए? आवाज कहते ही रुक गई।